अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में और आइंदा आने वाले चंद प्रोग्राम्स में मैं मरहलावार आपको फ्रांस के अंदर जो असाइलम का प्रोसीजर है उसके बारे में और उसकी कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, असाइलम अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असाइलम की डेफिनेशन क्या है और वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो किसी अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर असाइलम या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर या इंसानी हकूक़ के ऊपर जो जिनेवा कन्वेंशन है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप एक मुल्क के रिहायशी हैं और आपको अपने मुल्क के अंदर आपकी किसी सियासी, मजहबी या समाजी नज़रिए की वजह से या आपका किसी ख़ास ग्रोह हो, किसी ख़ास कबीले, ज़बान से तल्लुक़ होने की बिना पर अगर आपको इंतहाई सलूक का निशाना बनाया जा रहा है और आपकी रियासत आपको प्रोटेक्ट करने में नाकाम है या उस इंतहाई सलूक में आपके प्रोसिक्यूटर्स के साथ शामिल है, तो आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रांस के अंदर भी यही जिनेवा कन्वेंशन लागू होता है। ताहम दीगर यूरोपीय मुल्क की तरह हर मुल्क के और फ्रांस के भी अपने कवानीन और अपना प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है जिसको वो फॉलो करते हैं। बुनियादी तौर पर फ्रांस के अंदर जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो इनिशियली आपको 3 तरह के प्रोसीजर्स का सामना करना पड़ सकता है। उसमें जो सबसे पहला है वो तो है डबलिन प्रोसीजर है, उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर है और उसके बाद एक्सेलरेटेड प्रोसीजर है जिसको प्रोसीजर एक्सेलरे भी कहते हैं। ये 3 क्या प्रोसीजर्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है और हर 3 सूरतों में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको फर्दर प्रोग्राम में बताऊंगा। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डबलिन प्रोसीजर के बारे में। डबलिन प्रोसीजर बेसिकली डबलिन एग्रीमेंट एक साइन किया गया था। यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं इन सब ने एक डबलिन एग्रीमेंट साइन किया था। डबलिन के मुकाम पर लाया जाएंगे ये साइन किया गया था, इस वजह से डबलिन एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके अंदर ये बात तय की गई थी कि कोई भी गैर यूरोपियन जब यूरोप की सरजमीन पर आएगा और यहाँ पर आकर किसी भी मुल्क के अंदर असाइलम अप्लाई करेगा तो जिस मुल्क में वो सबसे पहले एंटर होगा या जिस मुल्क ने उसको वीज़ा दिया होगा, अगर वो वीज़ा लेकर आया है रेगुलर तरीके से, तो उस सूरत में सबसे पहले उसको असाइलम अप्लाई करने का हक उसी मुल्क के अंदर होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप नीदरलैंड्स का वीज़ा लेके आए थे या आप सबसे पहले इटली में पहुँचे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप नीदरलैंड का वीज़ा लेके आएंगे या किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लेके आएंगे तो उस एम्बेसी के अंदर आपके बायोमेट्रिक्स होंगे या जिस वक्त आप उस मुल्क में पहुँचेंगे, उस सरजमीन में पहुँचेंगे तो हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर भी आपके बायोमेट्रिक्स लेंगे। या अगर आप इरेगुलर तरीके से आए हैं तो सबसे पहले अगर आप इटली में पहुँचे हैं या अगर आप ऑस्ट्रिया में पहुँचे हैं तो अगर आप वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स हैं तो इस सूरत में भी वो जो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर आपके वो बायोमेट्रिक्स चले जाएंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर चली जाएगी। इस सूरत में अगर आप फ्रांस के अंदर आकर असाइलम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और अगर आपके बायोमेट्रिक्स आपके जो फिंगरप्रिंट्स शो होते हैं शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो आपको फौरी तौर पर असाइलम अप्लाई करने का राइट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, बल्कि फ्रांस आपको 1 महीने के लिए एक अटेस्टेशन बनाकर देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका डबलिन प्रोसीजर है और इस 1 महीने के अंदर वो जिस मुल्क में आपके बायोमेट्रिक्स पहली दफ़ा हुए थे उस मुल्क से वो रिव्यू करेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको वहाँ पर वापस भेज दिया जाए या वो मुल्क आपको वापस लेने के लिए तैयार है या आप फ्रांस के अंदर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ये जो अटेस्टेशन दी जाएगी उससे आप उस अटेस्टेशन के दौरानिए के अंदर फ्रांस के अंदर रेगुलर सिचुएशन में होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि रेगुलर और इरेगुलर क्या है और मैं इलीगल का लफ्ज़ इमिग्रेंट्स के लिए इलीगल का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करता। बुनियादी तौर पर अगर आप जिसको हम कहते हैं कि इलीगली यूरोप के अंदर दाखिल हुए हैं तो बेसिकली आप इलीगली दाखिल नहीं हुए, आप इरेगुलरली दाखिल हुए हैं क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं था। वीज़ा हो तो आप रेगुलरली तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि बगैर पेपर्स के इन ममालिक के अंदर होना उस तरह से जुर्म नहीं कंसीडर किया जाता और आपकी सिचुएशन को इरेगुलर सिचुएशन कहा जाता है, ना कि इलीगल कंसीडर किया जाता है आपको।
लेकिन जब आपको कोई भी टेस्टेशन मिल जाती है, अगर आप असाइलम का प्रोसीजर कर रहे हैं और चाहे आपको डबल प्रोसीजर के तहत भी है, तो आपको फिर एक टेस्टेशन दे दी जाती है जिससे आप काफ़ी हद तक एक रेगुलर सिचुएशन में होते हैं। अगर आप कहीं चेक होते हैं तो आप उनको वो टेस्टेशन दिखा सकते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, जो डबल का प्रोसीजर है ये वेरी करता है। हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर जवाब मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें चंद महीने लग जाएं। ये उस सियासत के ऊपर मुनहसर है जो जवाब दे रही है, जिसने आपको पहली दफ़ा जिसमें आप एंटर हुए थे, जिसने आपको वीज़ा दिया था। हर 2 सूरतों में फ्रांस की जो रियासत है वो आपको इस दौरान में रिहाइश भी देती है और उसके साथ साथ आपको एक तकरीबन 450 यूरो के करीब अलाउंस भी देती है पर मंथ, ताकि आप इस अरसे के लिए यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। अच्छा, जिस वक्त आपको ये डबल प्रोसीजर चल रहा होता है, जब ये डबल प्रोसीजर जब उस रियासत की तरफ से जवाब आ जाता है, तो उस वक्त ये नहीं होता कि फ्रांस की रियासत आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर उस मुल्क में भेज देती है, बल्कि वो आपसे पूछते हैं कि सपोज अगर आप नीदरलैंड में आए थे या स्पेन में या इटली में आए थे कि इटली की रियासत में या ऑस्ट्रिया की रियासत में आपको वापस मांग लिया है, तो उस सूरत में क्या आप वापस जाना चाहते हैं? आप स्ट्रेट उनको इनकार भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में वो आपको एक OQTF दे देते हैं कि आप हमारे मुल्क से जा सकते हैं, और जिसको आप 15 दिन के अंदर अंदर चैलेंज कर सकते हैं किसी भी फ्रेंच अदालत के अंदर। खासतौर पर जिस एरिया में आप रहते हैं उस इलाके की फ्रेंच अदालत के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। अगर अदालत आपके हक में फैसला दे देती है और उस पेपर को मनसूख कर देती है, जो हुक्मनामा होता है OQTF होता है, तो उस सूरत में रियासत पाबंद होती है कि आपको नॉर्मल प्रोसीजर के तहत या एक्सेलरेटेड प्रोसीजर के तहत असाइलम की एप्लीकेशन और फाइल दे देगा। अगर आपको अदालत इनकार कर देती है तो उस सूरत में आप अगली अदालत में भी अपील कर सकते हैं। ताहम ये जो प्रोसीजर होता है ये 6 महीने से 18 महीने तक जा सकता है, जिसके बाद आपको ऑब्वियसली फ्रांस के अंदर असाइलम अप्लाई करने का हक दे दिया जाता है, या जिस दूसरी रियासत में आप हो वो भी आपको 6 से 18 महीने के अंदर, बेसिकली ये 6 महीने का वक्त होता है जिसको रियासत 18 महीने तक प्रोलॉन्ग कर सकती है, तो उसके बाद आपको असाइलम अप्लाई करने का हक दे दिया जाता है। तो ये था डबलिन का प्रोसीजर। इसमें मैं आपको कुछ चंद खास बातें बता दूं कि जिस वक्त आप प्रोफेक्चर में जाते हैं, OFI के बाद आप प्रोफेक्चर में जाते हैं और आपको अटेस्टेशन दे दी जाती है डबलिन प्रोसीजर के तहत, तो प्रोफेक्चर आपको डिमांड करता है कि आप हर मखसूस मुद्दत के बाद 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हमारे पास हाजिरी लगवाने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, आपने हाजिरी लगाते रहना है, क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि प्रोफेक्चर जो है वो उस रियासत की तरफ से जवाब मौसूल होने की सूरत में आपको असाइलम अप्लाई करने की फाइल दे देता है। लेकिन अगर आप हाजिरी लगवाने के लिए नहीं जाते तो एक तो आपको हर किस्म के अलाउंसेस जो होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपको रिहाइश भी छोड़ना पड़ती है, और उसके साथ साथ जो रियासत होती है वो आपको फिजिटिव डिक्लेयर कर देती है, और अगर आप इस दौरान में चेक हो जाते हैं तो रियासत के पास ये इख्तियार होता है कि आपको यहाँ से जिस मुल्क में आप पहली दफ़ा एंटर हुए उसके अंदर डिपोर्ट कर दें। तो ये बुनियादी बातें थी डबलिन प्रोसीजर के बारे में। अभी मैं असाइलम का जो तरीक़ाकार है उसके बारे में आपको आने वाले प्रोग्राम में बताऊंगा कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है और एक्सेलरेटेड प्रोसीजर क्या होता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको डबलिन प्रोसीजर के बारे में वजाहत करना चाह रहा था कि डबलिन प्रोसीजर क्या होता है और अगर आप उसकी जद में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।